Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. So topic is India and the world. आज मैं भारत और विश्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो है साइज ऑफ इंडिया, भारत के आकार के बारे में डिस्कस किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। भारतीय भूखंड आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है, क्योंकि वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में साउथ में स्थित जो कंट्री है वो इंडिया है। इसीलिए इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया यानी जो हमारा इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो साउथ तक है। तो इस तरह से इसके पश्चात 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो है 7वां स्थान पूरे विश्व में रखता है। और जो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यानी जो हमारा हिंद ओशियन है वो वेस्ट में जो यूरोपीय कंट्रीज हैं और ईस्ट में जो है ईस्ट एशियाई कंट्रीज हैं, उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षस्थ फैला हुआ है, उसके ऊपर फैला हुआ है, विस्तार उसका है, क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर जो है उसकी जो हिंद महासागर के ऊपर जो पठार है जिसको दक्षिण का पठार कहा जाता है वो फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर ही रखा गया, यानी हिंद महासागर का नाम जो है वो इसी नाम पर हिंद महासागर रखा गया है, क्योंकि ये महासागर हमारे भारत के नाम के आधार पर इसको हिंद महासागर रखा गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में तो भारत का विश्व के देशों के साथ में संपर्क आज नहीं रहा है, प्राचीन काल से रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राचीन कालों से विदेशी भारत में आते थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और लंबे वर्षों तक नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त काल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था, जो कि लंबे समय तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो प्राचीन काल से भारत के जो विदेशी संबंध थे वो बहुत मधुर थे और भारत जो है वैसे ही पूरे विश्व में गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था।
परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग की खोज नहीं हो पाई थी। इसीलिए ये जो आते थे ये सभी जो है समुद्री मार्ग से ना होकर के ये भूभाग से या ये लैंड वे से आते थे, यानी जो भूभाग से ही होकर के आते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का जो पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। बहुत अच्छा इन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन था। इसी प्रकार उपनिषदों के जो विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं जो दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, तो भारत जो है मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य साधन भारत से विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट होते थे, यानी निर्यात इनका किया जाता था, क्योंकि भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में मसाले और मलमल कपड़े आदि होते थे। क्योंकि यहाँ का जो मलमल था वो पूरे विश्व में बहुत फेमस था। तो भारत जो है आज भी अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आज भी जो है अन्य कंट्रीज़ के साथ में उसके बहुत मधुर संबंध हैं। इसके विपरीत जो यूनानी स्थान कला है, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है, वो सभी जो है अन्य कंट्रीज से हमारे देश में आई है। क्योंकि उस टाइम समुद्री मार्ग नहीं होते थे, भूभाग के माध्यम से आवागमन होता था। ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी आते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। और जब ये जो दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया के लोग दूसरी कंट्रीज़ में गए, तो उनमें जो है उनकी जो सिविलाइजेशन थी, उनकी कल्चर थी, उनमें आपस में एक्सचेंज हुआ। तो इस तरह से कल्चर और सिविलाइजेशन का भी आपस में एक्सचेंज होने से उन कंट्रीज़ का विकास हुआ। जब कोई भी कंट्री एक दूसरे के संपर्क में आती है तो